नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PPE। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो यही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पीपीई की अकाउंटिंग करता है तो वो अकाउंटिंग उसे कैसे करनी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पीपीई की अकाउंटिंग करता है तो उसे कैसे करनी है, ये बात यहां पे हमें देखना है। अब सवाल है कि पीपीई है क्या भाई, पहले तो यही बात कर लें। तो चलिए डिफाइन करते हैं, पढ़िएगा। आज से कभी भी कोई पूछे कि पीपीई क्या है तो बोलेंगे पीपीई टेंजिबल आइटम है। लेकिन अगली बड़ी बात है, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, ये पहला काम है। रेंटल टू अदर्स, किसी को भाड़े पे देने के लिए दूसरा काम है। या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ये तीसरा काम है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, टॉपर्स में ये बेंच काहे के लिए है? इसलिए है कि आप जब घर से आए तो आपको बैठने की जगह मिले। ये नहीं कि सरकारी स्कूल की तरह दरी लेते आना है कि नहीं, अपनी अपनी दरी लेके आओ भाई, बोरा, और उस पर बैठो। अब ठंडी में मान लो नीचे बैठे हुए पाकिस्तान ठंडा हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं? तो अच्छी बात तो है नहीं। इसीलिए बेंच दिया गया कि नहीं नहीं भाई आराम से बेंच पे बैठो। तो बेंच काहे के लिए है? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए। टॉपर्स में ये कैमरा, ये कंप्यूटर, ये सब ताम झमकाए के लिए है, ताकि जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो पढ़ सकें, या आपको जब बैकअप चाहिए तो बैकअप मिले। आप लोग बैकअप मिल जाता है, ऐप में सब लोग जुड़े हुए हैं तो बैकअप मिल जाता है। इसके लिए कैमरा चाहिए, ठीक बात है। चलो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें काहे के लिए होती हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। आटा चक्की होती है ताकि हम गेहूं को आटा बना सके, इसी काम के लिए होता है। तो प्रोडक्शन या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए जब कोई काम हो, जब कोई एसेट रखें तो उसको क्या बोलेंगे हम? पीपीई। लेकिन वो टेंजिबल होना चाहिए, इंटेंजिबल हो तो कोई और बात होगी। नेक्स्ट, रेंटल के लिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है जो आपने बच्चों को भाड़े पे दे रखा है, किसी दूसरे को भाड़े पे दे रखा है, वो भी आपका पीपीई है। आप खुद नहीं रह रहे हैं, उसमें कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, उसमें कुछ ऑफिस नहीं चल रहा, लेकिन आपने भाड़े पे दे रखा है किसी को, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी पीपीई कहलाएगा। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। आपने नीचे देखा होगा, एक उधर सीढ़ी के उधर बगल में एक केबिन बना हुआ है जिसमें टाइपिंग वाले लोग लगे रहते हैं। देखो वो तो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, वो क्या करते हैं? वो नोट्स तैयार करते हैं। जैसे आज आपका टेस्ट होने वाला है तो वो भी वो टेस्ट तैयार करेंगे, हम उनको भी दे कर आए कौन कौन सा क्वेश्चन रखना है, तो वो टाइप करेंगे, उसको तैयार करेंगे। आपकी किताबें तैयार करते हैं, जैसे वॉल्यूम 1 आ गया, अभी अकाउंट का 2 वॉल्यूम और बाकी है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम कॉस्टिंग का 2 वॉल्यूम बाकी, आज मैं वॉल्यूम 2 बनवा के भी आया हूं। तो मैं टाइप नहीं कर पाता, लेकिन मैं बताता हूं, देखो यहाँ ये लिखना है, ऐसे ग्राफ बनाना है, ये चीज यहाँ घटानी, वहां जोड़नी है, या हाथ से लिख के दे देता हूं, उसको बताइए क्या कर देते हैं, वो टाइप कर देते हैं, सजा देते हैं, कलरफुल बना देते हैं। जैसे ही देखो कितना बढ़िया कलरफुल बना रखा है। तो बस यही है, यही है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए। आपने कितनी फीस दी, नहीं दी, कार्ड बनना नहीं बनना, इस काम के लिए है। इस काम के लिए भी तो एसेट्स है, ऑफिस है, कुर्सियां हैं, तो इसको भी हम बोलेंगे, बताइए क्या? पीपीई। तो अब कोई पूछे कि पीपीई क्या है, तो हम बताएंगे पीपीई वो टेंजिबल एसेट्स है जो 3 कामों के लिए। कौन कौन से 3 काम? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या दूसरा रेंटल टू द अदर्स, तीसरा अपने किसी ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए रखा हो। लेकिन ये एक खूबी है, इसके साथ एक दूसरी खूबी भी बेहद जरूरी है, और दूसरी खूबी है
एक्सपेक्टेड टू यूज मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ। देखो अगर कोई चीज है जो 6 महीने साल भर में खत्म हो जाए तो वो पीपी नहीं कहलाएगा, उसको हम करंट एसेट बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे। लेकिन जो साल से ज्यादा, ये बेंच आपको लगता है साल से ज्यादा चलेगा, ये एसी जो लटका हुआ आपको लगता है साल से ज्यादा चलेगा, ये कैमरा, ये प्रोजेक्टर साल से ज्यादा, आप जो ओला उबर में अपनी टैक्सी चलवाते हैं वो टैक्सी साल से ज्यादा, हमारे यहाँ कोई भी कंप्यूटर है साल से ज्यादा, फर्नीचर है साल से ज्यादा, तभी वो माना जाएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो 12 महीने से कम चलेगा तो बेशक वो ये सब काम करता हो, लेकिन उसे क्या बोलेंगे? करेंट एसेट बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे, उसे हम फिक्स्ड एसेट नहीं बोलेंगे, कंज्यूमेबल बोलेंगे। अच्छा, इसी का नाम पहले बेटा फिक्स्ड एसेट था, अब कहेंगे नाम क्यों बदल गया? तो देखो टर्मिनोलॉजी की बात होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नाम बोलते हैं। तो अब एक बात चल रही है पूरे वर्ल्ड में कि पूरे वर्ल्ड के अकाउंटेंट एक जुबान बोले। पहले था ना कि वन नेशन वन कार्ड, अब वन वर्ल्ड है, वन वर्ल्ड वन पॉलिसी, वन वर्ल्ड वन टर्मिनोलॉजी। तो चूंकि सब देशों के अकाउंटेंट ने मिलकर ये तय किया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कि हम फिक्स्ड एसेट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिक्स्ड एसेट के बजाय क्या बोलेंगे? है कि नहीं? हम इसे बोलेंगे ये, जैसे पहले हम बोलते थे भैया, अब बोलते हैं ब्रो। है कोई घर में बोलता हो? नहीं बोलते हो, है ना? पहले बोलते थे दोस्त, अब बोलते हैं ब्रो। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? ये टर्मिनोलॉजी ही तो है, ठीक है कि नहीं? तो ये टर्मिनोलॉजी आपको यहां याद रखनी है। चलिए, तो हमने टर्मिनोलॉजी भी सीखी और उसकी डिफिनीशन भी सीखी, या यूं कहिए हमने पहचान सीख ली। अब आगे से कोई बोले कि भाई क्या है पीपी, तो हम उसके कहेंगे 3 खूबियां हैं, एक तो टेंजिबल होना चाहिए, एक किस काम के लिए होना चाहिए, और एक उसकी लाइफ कम से कम 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम कहेंगे पीपी। और पीपी है तभी एस 10 उसके ऊपर लागू होगा, पीपी नहीं है तो एस 10 लागू नहीं होगा। अब पढ़ते हैं स्कोप। देखिएगा, स्टैंडर्ड शुड अप्लाई ऑन अकाउंटिंग ऑफ पीपी एक्सेप्ट वेयर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर और परमिट डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब देखो पीपी पे हमेशा एस 10 अकाउंट होगा, लेकिन अगर कोई और एस आए और कुछ और कहे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एस 16 कुछ और कहता है, एस 28 कुछ और कहता है इंपेयरमेंट के बारे में कुछ कहता है, तो ठीक है, अदरवाइज कौन सा एस लागू होगा? एस 10। पीपी पे हमेशा अकाउंटिंग जो होगी एस 10 के अनुसार होगी, ठीक है। लेकिन ये कुछ पीपी पे लागू नहीं भी होता। मतलब कहां होता है ये तो तय कर गया कि सभी पे होता है, लेकिन कुछ पे नहीं होता। वो कुछ कौन है भाई? एक तो है बायोलॉजिकल एसिड। अब ये बायोलॉजिकल एसिड क्या है भाई? एक नई चीज आ गई भाई, बायोलॉजिकल एसिड्स पे हम लागू नहीं होते, ठीक है। तो अभी बताते हैं आपको बायोलॉजिकल एसिड, 1 मिनट समय दीजिए। लेकिन वो जो रिलेटेड विद कौन सी एक्टिविटी हो? एग्रीकल्चर। और उसमें भी एक एक्सेप्शन है, अदर देन बियरर प्लांट, यानी कि सारी बायोलॉजिकल एसिड पे लागू नहीं होगा, बट बियरर प्लांट पे लागू होगा। लेकिन एक अजैबी दुनिया है, ये बायोलॉजिकल एसिड क्या है? सुना है कभी आपने? अच्छा, बियरर प्लांट क्या है? ये भी नया टर्म है। होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही। आइए पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल एसिड्स का मतलब है लिविंग एनिमल और प्लांट। जैसे आपने कुत्ता रखा बड़ा वफादार है, आपके दोस्त से ज्यादा वफादार है ना? वही कहते हैं कि भाई दोस्त को तुम 3 साल खिलाओ, कमीना 3 दिन में भूल जाएगा कि तुमने कुछ खिलाया भी था। सही बात है। और कुत्ते को 3 दिन खिलाओ, वो 3 साल याद रखे कि भाई ने, ब्रो ने खिलाया था। ठीक बात है कि नहीं? ये पहचान है, यही पहचान है बेटा। चलें, तो लिविंग एनिमल आपको घोड़ा है, आपका हाथी है, गैया तो खैर है ही, ठीक बात है, भैंसिया है, बकरी है। ये भी तो देखो एसेट्स ही हैं, बल्कि गांव के लोगों के लिए तो ये सबसे बड़े एसेट्स यही है। उसी से उनकी कमाई होती है, उसी से उनके गांव में मान मर्यादा पहचान है कि हम 10 भैंसे हैं।
ठीक है कि नहीं? हाँ चलिए सुनिए। एक आदमी जॉगिंग कर रहा था, उसके पीछे पीछे कोई और भी जॉगिंग कर रहा था। तो दूसरे ने पूछा उससे कि भाई आपका कुत्ता तो बड़ा एकदम आदमी जैसा लगता है। बोला कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है, इसका आजकल सीए इंटर के साथ साथ बीकॉम का एग्जाम चल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मेहनत मेहनत करते करते इसकी जो शकल है ना, वो आजकल कुत्ते जैसी हो गई है। चलिए ध्यान दीजिए। सॉरी अगर यहाँ कोई और दोनों काम कर रहा हो तो इधर है, इधर है। हाँ सुनो सुनो, हाँ सुने। तो ये लिविंग एनिमल हो गया। अब ये करते हैं, बात करते हैं प्लांट। सुने सुनिए, प्लांट देखिए, प्लांट तो सब है। अब प्लीज प्लीज, प्लांट तो गेहूं का पौधा भी है, मिर्च का पौधा भी है, टमाटर का पौधा भी है, गोभी का पौधा भी है, और आम का पेड़ भी है, लीची का पेड़ भी है, इमली का पेड़ भी है, केले का पेड़ भी है। तो अब प्लांट में थोड़ा सा होगा कि प्लांट दो तरह के बने। एक बना, बताइए कौन सा? बियरर प्लांट, और एक हुआ अदर। बियरर प्लांट पे स्टेन लागू होगा, अदर पे लागू नहीं होगा, लिविंग पे लागू नहीं होगा, गाय भैंस पे नहीं होगा। गाय भैंस के लिए इंडेस है, इंडेस 41 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एसेट्स का अलग से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग नहीं पढ़ना, फाइनल में पढ़ना है, तो यहां छोड़ दीजिए। लेकिन बेरर प्लांट का तो ये स्टे नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है बेरर प्लांट क्या टपक गया भाई? बड़ी मुश्किल से तो बायोलॉजिकल एसिड पढ़ा, ये बेरर प्लांट क्या आ गया? तो पढ़िए, बेरर प्लांट वो है जो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे आम का अगर फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाना पड़ेगा आम का प्रोडक्शन करने के लिए। अगर मिर्च चाहिए तो मिर्च का पौधा लगाना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? अगर आपको टमाटर चाहिए तो टमाटर के छोटे पौधे होते हैं लेकिन लगाने पड़ेंगे। कद्दू चाहिए आपको तो सुनिए, लेकिन सारे पौधे बेरर प्लांट नहीं माने जाएंगे ए स्टेन में। ए स्टेन अब आगे क्लासिफाई करता है, एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब यहां फर्क समझिए, कोई गांव के हैं रहने वाले? बेटा एक टमाटर का पौधा होता है, एक आम का पौधा होता है, फर्क है। टमाटर जनरली 6 महीने साल भर में खत्म हो जाता है, सही कि गलत बेटा? लगाते हैं 6 महीने साल भर में पौधा परिपक्व होता है, ढेर सारा टमाटर भी देता है, लेकिन उसके बाद वो सूख जाता है, कितना भी केयर करेंगे तब भी नहीं टिकता। ऐसे ही मेरे ख्याल से कुछ कद्दू के बेलों की भी बात है, घिए के बेलों की बात है, क्या बोलते हैं वो, तोरी बोलते हैं जिसको। ठीक बात है, वो भी 6 महीने साल भर में सूख, गांव के होंगे समझ जाएंगे, शहर वालों को दिक्कत है। चलो शहर वाले समझ जाएंगे। गेंदा का फूल कितना भी कोशिश करो चलता नहीं है, एक आध कोई रह जाए तो रह जाए, वरना वो गर्मी में सूख ही जाता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? गेंदा का फूल अभी एकदम खिला होगा लेकिन उस समय एकदम खत्म हो जाता है। इसके उल्टा आम का पेड़, आम का पेड़ तो सबने देखा ही होगा, हाईवे पे जाते समय कम से कम देखा ही होगा। अब वो जो पेड़ होता है वो 2-4 साल तो फल देता ही नहीं है जी। क्या करें? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं 2-4 साल तो फल देता ही नहीं है, वो पौधा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, और उसके बाद वो 10, 20, 25 साल, 30 साल भी देता होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन चलता है। ठीक बात है कि नहीं? गांव में बागीचा, तो मेरे पास भी एक छोटा सा बागीचा है, वहां देखा है, उसमें खूब सारे पेड़ और बहुत दिनों से चल रहे हैं। समझ रहे इस बात को? तो बागीचे के अंदर ये जो प्रोड्यूस है मोर देन 1 पीरियड हो, तो देखो हम दो बातें करते हैं। अगर आम का पेड़ है तो भैया वो आम का पेड़, आम नहीं, आम तो प्रोड्यूस है, आम का पेड़ ये ए10 लागू होगा, है ना? लेकिन मिर्च का पौधा उस पे लागू नहीं होगा। कारण बताइए? सूख जाता है। ठीक बात है। नारियल का देखा है? नारियल भी 1 साल से ज्यादा चलता होगा, काफी बड़ा होता है, तो नारियल पे तो नहीं होगा। लेकिन मैरीगोल्ड, गेंदे का पौधा, गेंदा का फूल है ना, गेंदे के फूल का पौधा क्या लागू होगा इस पे? नहीं होगा। तोरी पे लागू नहीं होगा, लेकिन इमली पे लागू होगा, लीची पे लागू होगा, अमरूद
है ना, इन सब पे होगा। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, और सुनिए, इन ए रिमोट लाइवलीहुड, बड़ा मुश्किल है, बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। मतलब पौधा नहीं बेचा जाता, फल बेचा जाता है। गोभी का क्या है, पौधा ही बेच देते हैं, ठीक है कि नहीं। गन्ने का क्या है, पौधा ही बेच देते हैं, वही प्रोड्यूस है, उसी को हम करते इसी काम के लिए हैं। लेकिन जहां तक सवाल है आम का, पेड़ बेचते हैं लेकिन जब बूढ़ा हो जाए, सूख जाए, तब बेचते हैं। जनरली आम के पेड़ को नहीं बेचते। किसको बेचते हैं? उसके फल को बेचते हैं। अब केले का भी पेड़ नहीं बेचते, केला बेचते हैं। और केला का पेड़ की खूबी होती है बेटा, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता रहता है, तो वो आएगा ये स्टेन कैंसर। ये सही बात है कि एक बार काटने पर पेड़ बेकार हो जाता है, लेकिन वो तब तक 3-4 अपने बच्चे और उसका फैमिली प्लानिंग ना करें तो 5-10 भी वो अपने आप उसमें छोड़ता रहता है। मेन जो तना होता है वो सूखता नहीं है, उसी में से बताइए दूसरा निकलता रहता है। एक समझो केला का पेड़ जो होता है एक टहनी होती है, एक टहनी निकली तब तक दूसरा इधर से निकल गया, जब तक ये कटा तब तक वो तैयार, फिर वो कटा तब तक ये तैयार, ये कटा तब तक, ऐसा ही चलता रहता है। ठीक बात कह रहे हैं। तो बेरर प्लांट ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना, सीधी बात है। पौधे जो होते हैं वो नहीं लागू होंगे, पेड़ जो होते हैं उस पे लागू होगा। जो साल दर साल फल दे उस पे लागू होगा, और जो एक बार में खत्म हो जाए उस पे लागू नहीं। सीधी बात, और ज्यादा बेकार पढ़ने से कोई मतलब नहीं। फिर से बोलिए बेटा, नहीं समझे। अब लकड़ी के लिए पेड़ कैसा आपने लगाया ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने शीशम का पौधा लगाया है, देखिए तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पौधा ही है, उस पर स्टेन लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ फलता तो है नहीं। वो पेड़ ही 10 साल 20 साल के बाद काट के बेच देते हैं, वो पौधा ही बेचा जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे सागवान के पेड़ और ऐसे पेड़ होते हैं शीशम के, जिनमें कुछ होता नहीं, कोई फल वल नहीं आता, पत्ते मिल सकते हैं वो अलग बात है। अदरवाइज जो 10 साल 20 साल बाद सेमर, सेमर नाम सुना होगा, मैच्योर होके काट के बेच देता है, ऐसा कुछ होता है बेटा, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। तो लौट क्या हूं बेटा, क्या नहीं लेना है, बेरर प्लांट लेना है, बाकी बायोलॉजिकल एसिड्स नहीं लेना। और सुनिए दूसरी बात, बेरर प्लांट पे तो लागू होगा, लेकिन जो प्रोड्यूस हुआ उस पे लागू नहीं होगा। मतलब आम के पेड़ पे तो लागू होगा, लेकिन आम पे लागू नहीं होगा। आम पे तो S2 लागू होता है, और आम के पेड़ पे S10। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने अभी एरिया डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा और ये तुम्हारा। आगे बढ़िए, वेस्टिंग एसिड। वेस्टिंग एसिड का मतलब होता है खाद्यान्न। खदान जो होता है ना, जमीन के अंदर जितना, जैसे टॉपर्स के नीचे आप खोदेंगे तो बहुत सारा सोना दबा हुआ है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई शाम को डायनामाइट लेके आ जाए। लेकिन सोना जो दबा हुआ है किसी को बताना मत बाहर, सिर्फ 100 टन है बेटा, बस सिर्फ ओनली 100 टन। अब सुनो, अब वो 100 टन चाहो तो तुम 1 साल में निकाल लो, 100 टन चाहे तो 10 साल में निकालो, और 100 टन चाहे तो 100 साल में निकालो, 1-1 टन हर साल। इसी को बोलते हैं वेस्टिंग एसिड, कि जो आप एक बार निकालेंगे खत्म हो जाएगा, चाहे जितने देर में निकालें। ऐसे ही कोयले की खान, ऐसे ही रॉ पेट्रोलियम की फील्ड, नेचुरल गैसेस के फील्ड, ठीक है कि नहीं, लोहा, मैगजीन, अबरख, इन सब की जो है ना भाई, जो भी खान है, कैल्शियम या चूना पत्थर, वो सब की जो खान है, इनको बोलते हैं, बताइए कौन सी चीज, वेस्टिंग एसिड। तो वेस्टिंग एसिड में जो भी है, मिनरल राइट्स हो, चाहे एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन और मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेज, इनके ऊपर भी लागू नहीं होता, क्योंकि इनके लिए अलग से इंडेक्स है 106, वो स्पेशल तरीका है, उनके ऊपर लागू
नहीं होता, बट पढ़िए। However, this standard apply on PPE used for development of asset A और B। यानी कि खेती करने के लिए अगर आपने ट्रैक्टर रखा है तो उस पे बताइए, उस पे लगेगा, बताइए क्यों? वो थोड़ा नया लिविंग है। अच्छा, माइंस के लिए माने आपने ट्रक रखा हुआ है, माइंस के लिए आपने लिफ्ट रखा हुआ है, माइंस के लिए आपने क्रेन रखा हुआ है। देखा आपने कोयला निकाल के रखते हैं ट्रक पे, देखा आप लोगों ने, फिल्मों में देखा ही होगा। वो क्रेन के ऊपर बताइए स्टैंड लागू हुआ कि नहीं? क्रेन के ऊपर ये स्टैंड लगेगा और माइंस के ऊपर ये स्टैंड, आम के पेड़ के ऊपर ये स्टैंड लगेगा, ठीक है, लीची के पेड़ के ऊपर लगेगा, मिर्च के पौधे के ऊपर नहीं लगेगा, और ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा, ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा। ठीक बात है कि नहीं? तो किस पे लगेगा क्लियर हुआ, और किस पे नहीं लगेगा ये भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। आप जो कह रहे थे ना बेटा, ये बेरर प्लांट नहीं होंगे। प्लांट कल्टीवेटेड, जैसे कोई ट्री आपने ग्रो किया लंबर के, लंबर मतलब लुगदी के लिए, जैसे कागज वगज नहीं बनता, प्लाई बनता है, कुछ आप पेड़ जानते होंगे, अजीब सफेदा वफेदा के जो पेड़ होते हैं, देखा है किसी ने? उसमें कोई फल वल नहीं होता, वो जल्दी से बड़ा होता है और उसको काट के ऐसे ही बेच देते हैं, शीशम, वो उसके ऊपर भी लागू नहीं हो। चलो छोड़ो, जाने दो। मैं मोटे तौर पे बेटा ये कहूं, सुनो, मोटे तौर पे कि सभी के ऊपर लागू होता है, बस पीपीई होना चाहिए। दो मोटे तौर पे याद रखो नहीं होता, बायोलॉजिकल एसेट और वेस्टिंग एसेट। ठीक, ये तो थ्योरी पार्ट था, ये बोरिंग पार्ट था, इसको हटाओ। हाँ बेटा जी, हाँ हाँ, ये मैं नहीं कर रहा बेटा, मुझे माफ करो, यहां लिखा हुआ है। हाँ सुनो सुनो, पेड़ को कैसे थोड़ा थोड़ा काट के बेचोगे? दातून के लिए? फल में और लकड़ी में फर्क समझते हो, है कि नहीं? आम आम है बेटा, और आम की टहनी आम की टहनी है। हम आम की बात करेंगे, लीची की बात करेंगे, वो पौधे स्टेन में कवर होंगे, बाकी जो दातून वाले हैं वो बांस का पौधा कवर नहीं होगा। ठीक है, क्या फिर से बोलो, क्या कर रहा है? अच्छा सोचो यार, बुराई थोड़े ना है। नीम के, नीम के पौधे पर, हाँ सुनो सुनो, अरे सुनो, नीम के पौधे पे जो तीखा तीखा सा पीले रंग का फूल निकलता है और फल भी होता है, निमोड़ी या जो भी उसको बोलते हैं, अगर आप आयुर्वेदिक कंपनी है तो बड़े काम की चीज है वो। आयुर्वेदिक कंपनी उससे बहुत सारी चीजें बनाती हैं। नीम तो बड़ा गुणकारी पौधा माना जाता है। हो सकता है आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हो, नीम के फूल का इस्तेमाल कर रहे हो, नीम के फल का कर रहे हो, तो फिर आपके लिए हो गया बेरर प्लांट, क्योंकि फूल और पौधा तो हर साल आता है उस पर। नीम का अगर किसी के गांव में पेड़ हो, देखा हो, मेरे तो घर के पास ही था, तो देखो निश्चित रूप से आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बेटा, हम कहा मना कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बांस से दातून काट काट के बेच रहे हो, नहीं, फल होना चाहिए, फूल होना चाहिए। अच्छा चलो ये बताओ, गुलाब की बेल, गुलाब की बेलें होती है ना, खेती करते हैं लोग, क्या माना जाए? बेरर प्लांट है। गुलाब का पौधा एक बार लगा दो, 2 4 10 साल चलता है, ठीक से उसकी तैयारी करते रहनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं? और गुलाब में फल नहीं बिकता, फूल ही बहुत अच्छा खासा बिक जाता है। गुलाब में फूल ही बढ़िया अच्छी क्वांटिटी में बिक जाता है। गेंदा नहीं होगा, गेंदा सूख जाता है। अब बंद करो यार, आगे बढ़ो, ठीक है ना, रहने दो। हाँ, फरवरी नहीं बेटा, बिकने वाले बिक ही रहे, भगवान के लिए तो लोग खरीदते ही हैं, भगवान के लिए तो खरीदते ही हैं। चलो, इंसान के लिए तुम चाहे जब खरीदो, शादी ब्याह हो ही रहा है ना, मंदिर को सजाई जा रहा है,
शुभ काम हो ही रहा है तो उसमें तो फूल चाहिए। मेरे ख्याल से अब जो गेंदा के फूल बेचते हैं वो डेली बेचते हैं, कभी कम बिके कभी ज्यादा, बट बेचते तो डेली है। आ जाओ, ये ग्रॉस कैरिंग ऑन तो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। लौट के आओ, अब हम चलते हैं बेटा आगे कि पीपीई का इनिशियल रिकॉग्निशन कब किया जाए। देखो, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है पहली बार मानना, ठीक है। जैसे आपका दोस्त आपका दुश्मन है, ये बात पहली बार कब पता चली आपको? फाउंडेशन बर्थडे वाले दिन, ठीक है नहीं? उसी तरीके से सुनिए ना, आपका एसेट्स आपके बुक्स में कब आया, ये कब आना चाहिए, एस इस बात को तय करता है। किसी रोज कहीं यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 4 बातों को बताता है। एक होता है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। एस 10 में चारों है, एस 10 में चारों है। तो सबसे पहले ये बात करता है कि वे पीपीई को अपना कब माने। कहता है कि पीपीई को अपना मानने के लिए देखिए 2 बातें बहुत जरूरी है। कौन सी 2 बातें? कि कॉस्ट ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली, सिर्फ तभी व्हेन इट इज प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब, प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50% चांस। कहीं लिख लो, प्रोबेबल का मतलब जैसे ये है ना 50% है बेटा जी किसी भी चीज का चांस, 0 है और 100 है। अगर 50 से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोबेबल। और 50 से कम है तो इसको बोलेंगे पॉसिबल। आपका सीए पास होने का चांस फाउंडेशन में कितना है? पॉसिबल है कि प्रोबेबल है? अब देखा हमारी अकाउंट की लैंग्वेज, चांस दोनों में है, गारंटी तो कोई ना है। लेकिन अगर 50 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? प्रोबेबल है कि हम पास करेंगे। और 50 से उससे कम है तो हम क्या बोलेंगे? पॉसिबल है कि हम पास करेंगे। हमारा पास होना पॉसिबल है या हमारा पास होना प्रोबेबल है? सुन रहे सब दिल से? आगे बढ़िए। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। सुना कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेगा। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है ये, इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। देखो बेटा, दुनिया में 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी। आपके रिश्तों में 2 ही तरह के लोग होंगे, एक जिनको आप अपने लिए एसेट मानते होंगे और एक जिनको आप अपनी लायबिलिटी। जैसे आपका दोस्त अगर आपको बढ़िया खिलाता पिलाता है तो एसेट है, लेकिन जब देखो तो खाने के चक्कर में रहता है तो लायबिलिटी। ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी, एसेट्स है ही नहीं। लॉन्ग टर्म लोन, हाँ सुनिए ध्यान दीजिए। देखो जहां कुछ मिलना हो, जब इकोनॉमिक बेनिफिट ना, इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड होना, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स। जैसे बच्चे, देखो हर बच्चा चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर वो पढ़ लिख ले, बढ़िया करियर बना ले, कोई बिजनेस विजनेस संभाल ले, जॉब वॉब कर ले, तो वो एसेट्स है घर के लिए, खानदान के लिए। चाहे वो लड़की क्यों ना हो, गर्ल्स ही हैं और महीने का 3 लाख रुपए अगर ला रही हैं तो एसेट्स हैं, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो। लेकिन लड़का ही हो और कुछ नहीं करे, जब देखो बाप को तंग करता रहता है, 500 रुपए दिखाओ, 1000 रुपए दिखाओ, 2000 रुपए दिखाओ, तो बताइए क्या है वो? तो देखो जहां पे ऑब्लिगेशन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस
का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होने का मतलब बाहर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। और जहां इकोनॉमिक रिसोर्स का इनफ्लो होगा उसे क्या बोलेंगे, एसेट। थोड़ा सिंपल है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, आपको बस इतना देखना है। अगर इनफ्लो है तो एसेट्स है, और अगर आउटफ्लो है तो लायबिलिटी। यू हैव टू जस्ट कंसीडर दिस, और कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं। सुना प्यारे बच्चों ने ठीक से? अब आपको देखना है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो है कि इनफ्लो है। देखो, सबसे पहली बात, एसेट वही है जिसे कुछ मिलने की उम्मीद हो। जब कुछ मिलने की उम्मीद नहीं तो एसेट कैसे हो जाएगा? और जब एसेट ही नहीं तो क्या फिक्स्ड एसेट और क्या करंट एसेट? ठीक बात है कि नहीं? क्या फिक्स्ड एसेट, क्या करंट एसेट? भाई महापुरुष होने के लिए पहले पुरुष होना तो जरूरी है, उसके बाद देखेंगे हम महापुरुष हैं कि नहीं है। तो पीपी होने के लिए, फिक्स्ड एसेट होने के लिए यार पहले एसेट तो हो। ये कितनी बढ़िया बात कही है, प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। हमारे पास कुछ आए तभी वो एसेट है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा राइटर है, डायरेक्टर है, उसने कोई कहानी लिखी, फिल्म की कहानी, तो हो सकता है वो फिल्म में कहानी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में बिके। कोई बहुत बड़ा राइटर है सॉन्ग का, उसने कोई गाना लिखा, मान लो जावेद अख्तर ने लिखा, तो हो सकता है उसको 10-20 लाख रुपए मिल जाए। आपने कोई गाना लिखा है, आपका रूम पार्टनर बोल रहा है समोसा खिलाएगा तो सुनेंगे, वो ऐसे सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। जिसको सुनाना जाए तो बे रहने दे, तू तो रहने ही दे। अब बताओ आपका गाना वो कितने के लायक है? जिसको लायबिलिटी है, आपकी का शायरी, आपका कविता लोग सुनने को तैयार नहीं है। बोला नहीं कुछ खिलाओ पिलाओ तब तो देखो हिम्मत आएगी, तब झेल लेंगे, वरना हम ना सुनेंगे भाई। तो आपकी जो एसेट्स है, कविता है, वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी बेसिकली है। लेकिन जावेद अख्तर ने अगर लिख के रखा हुआ है, कोई बढ़िया स्टोरी राइटर है, उपन्यास लिखता है, कुछ ऐसी बातें करता है, तो बताइए उसके लिए क्या है? वो उसके लिए एसेट है। यही समझने की बात है। समझ रहे इस बात को? चेतन भगत है, उसने कोई मान लो नोवेल लिखा है, तो वो एसेट है। तो यहां हम यही बात देखेंगे कि अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है तो एसेट्स है। आगे बढ़िए, कॉस्ट कैन इजिली बी मेजर्ड रिलायबली, और जिसकी कॉस्ट कितनी लगी है हम उसे मेजर कर सकते हैं। ये वाले में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती है? जब कोई गिफ्ट उफ्ट दे दे। अब मान लीजिए कोई आपको आईफोन गिफ्ट दे दे, आपको बड़ी दिक्कत होगी बेटा, अकाउंटिंग कैसे करोगे, पैसे तो लगे नहीं, तो कॉस्ट मेजर करना मुश्किल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इस एक केस को छोड़ दीजिए तो बाकी हर केस में आइडिया तो लग ही जाता है। हाँ, कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि एक साथ बल्क में आपने बहुत सारी चीजें खरीदी, जैसे मान लो एक उसमें बेड था, एक डाइनिंग टेबल था, 5 कुर्सियां थी, और एक सेंटर टेबल था, और 2 सोफे थे, सब मिला के 1.5 लाख रुपए दिए। अब दिक्कत हो जाती है, बताइए क्या दिक्कत हो गई इसमें, किसकी कितनी वैल्यू है? तो ऐसी किसी परिस्थितियों को छोड़ दें तो बाकी सब परिस्थितियों में कॉस्ट का मेजरमेंट तो हो ही जाता है। हाँ, थोड़ा सा वहां भी दिक्कत होती है जब कोई सेल्फ कंस्ट्रक्शन करता है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन में क्या दिक्कत होता है बेटा, कि कभी 10 लाख रुपए लगे, फिर कभी 2 लाख रुपए लगे, फिर कभी 1 लाख। हमारा घर बनना शुरू हुआ था, अब छोटे शहरों में छोटे लोगों का घर तो देखो ऐसे ही बनता है। 1982 में हमारा घर बनना शुरू हुआ। अब पिताजी इंजीनियर थे, तो कभी 1000 रुपए बच गए, कभी 2000। जमाने में ये भी बड़ी बात थी बेटा, 1000-2000 बच गए तो कभी कोई एक दीवार बन गई, 2-3 महीने बाद दूसरी दीवार बन गई, 3-4 महीने बाद छत पड़ गया। अब देखो छोटे शहरों में ऐसे ही घर बनता है जिनके घर में कमाई कम होती है। दिल्ली में तो चलो कोई नहीं, मैं ठीक ठाक कमाता हूँ तो एक ही बार पूरा घर खरीद लेता हूँ 5 मंजिल, लेकिन उस समय में एक दीवार भी बड़ी बात थी। ऐसे ही हम सबकी कहानी है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं बेटा। वो तो पिताजी ने भी बनाया। हमारे गांव में जो घर था वो तो मतलब 1980 के पहले 60 का घर था, वो रहा होगा,
तो ऐसे खेतों में घर बना हुआ था और मिट्टी का, समझते हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के ऊपर के क्या बोलते हैं वो, हाँ, छप्पर डाल के आराम से, मतलब दरवाजे भी नहीं थे, मतलब कुत्ता आराम से वो घर में घुसे और सारे घर में देख के आए कौन क्या कर रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, खाना पीना कहाँ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, और सुनो, अगर कभी किसी ने बोला कि आपके यहाँ दरवाजा क्यों नहीं है, तो गांव के लोग बोलते थे हमारे खानदान में चलता नहीं दरवाजा, हम भगवान जी के लिए दरवाजा हमेशा खोल के रखते हैं। जबकि हकीकत ये थी पैसे नहीं होते तो जमाने में, केवल हमारा घर ऐसा नहीं था, हमारे गांव के तकरीबन सबका घर ऐसा था, दो चार लोगों को छोड़ के जिनकी खेती बड़ी ज्यादा थी। मेरे बाबा जी मार्जिनल फार्मर थे, तो नहीं थी उनके पास वो व्यवस्था। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा, मेरे पिताजी कैसे भी करके पढ़ गए, वो पढ़ गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर मैं आराम से शहर में रहा, मैं आराम से यहाँ पढ़ गए। अरे नहीं, मजाक मत करो गरीब का, ठीक है कि नहीं? तो देखो ऐसा होता है। हाँ सुनो सुनो जी, हाँ सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो सुन, अच्छा सुनो, बात सुनो बात सुनो बात सुनो। अरे गुरु गुड़ और चीनी चेला, तुम्हें तो बहुत बड़ा सीए बनना है, कम से कम 1000 करोड़ का, क्या बात कर रहे हो? तो देखिए, ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पे कॉस्ट निकालना मुश्किल है। मैं अपने घर की बात कर रहा था कि ऐसे करके 82 में बनना शुरू हुआ और 93 में बन के तैयार हुआ, तब तक मैं दिल्ली आ गया। जब मेरा घर ठीक से बना मैं दिल्ली आ गया, बस मैं वहां मतलब पैदा ही हुआ था उसको बनवाने के लिए। पिताजी बाहर पोस्टिंग थी, हम दिल्ली आ गए, मम्मी दिल्ली आ गई, बात खत्म, वो घर ऐसे ही रह गया। खैर अब तो टूट टाट भी गया, काफी दिन हो गए, 40 साल हो गए। तो अब कोई नहीं रहता है तो घर जल्दी खराब होता है, कोई रहे तो घर ठीक रहता है, नहीं रहे तो घर थोड़ा जल्दी खराब होता है। और वो 40 साल पुराना घर तो ऐसे ही है। अब हम लोग भी जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, हम लोग पड़ोस के घर में रहते हैं, क्योंकि अपने घर में जाओ तो सफाई करो, एक तो 2 दिन के लिए गए हैं, 3 दिन सफाई में लगता है। उससे अच्छा है कि बगल के घर में रह लो, सब अड़ोसी पड़ोसी हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है ना बेटा, ये तभी बुक्स में मानी जाएगी, मैंने पहली बार बुक्स में पीपी हम तभी लिखेंगे, पीपी अकाउंट डियर आपने सुना होगा, तो वो एंट्री कब करनी, अब तक आपने ये पढ़ी थी एंट्री करनी कैसे है, सबको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये था फाउंडेशन। लेकिन वो एंट्री करनी कब है, ये सीए इंटर, उसके रूल क्या कहते हैं। आगे से कोई बोले कि बताओ पीपीई को अपने बुक्स में कब लिखोगे, तो क्या बताओगे? when two conditions simultaneously, समझ रहे हो, एक साथ, कौन कौन सी? फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट विल इनफ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अब इसका लॉजिक भी सुन लो, इससे पता चलता है कि एसेट्स है, एसेट नहीं तो क्यों लिखें, और इससे पता चलता है कितने पे लिखें, क्योंकि हम लोग जीते हैं मनी मेजरमेंट में, जब तक उसको मनी में मेजर नहीं करेंगे तब तक बुक्स में क्या लिखेंगे। तो ये कानून जो बनाए जाते हैं ना बेटा, ऐसे नहीं बनाए जाते कि 2 ड्रिंक्स मारा लिखो, ये इंग्लिश बोल दिया, बड़ा सोच समझ के, बात की गहराई समझ रहे हो बेटा। पहला तो ये कहता है कि एसेट तो हो, एसेट नहीं तो बुक्स में क्यों लिखें भाई, और दूसरा कहता है कितने पे लिखें, जो उसकी कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर सके। तो हम लोग कॉस्ट के भाव, बोलो बेटा। हाँ, ये भाई ने सही बात पकड़ी। अगर किसी ने पार्टनरशिप फाउंडेशन में याद हो तो आपके सर ने पढ़ाया होगा, परचेज गुडविल को 2 बुक्स में लिख लेते हैं, लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो बुक्स में नहीं लिखते, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल में ये तो पता चलता है कि आमदनी होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट का पता नहीं चल पाता कि कॉस्ट कितनी लगी है। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे, मैं जानबूझ के नहीं बोला वो बात, AS26 इंटेंजिबल एसेट है वो। अभी मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ, टेंजिबल, तो इनटेंजिबल एसेट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, इसके बाद वही पढ़ेंगे, रिजल्ट से पहले उम्मीद है दोनों वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते, बिकॉज रूल नंबर 2 इज नॉट कंप्लाइड। ठीक है बेटा, चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं टाइमिंग की, कि किस वक्त अपने बुक्स में लिखें। एस कहता है जब प्रोबेबल हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो होगा
और उसकी कॉस्ट का रिलायबल मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 3 का पार्ट ए। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट बी पढ़िए, एक एक लाइन बेटा ध्यान से पढ़िए अब की बार। और इसके साथ साथ आप सीए फाइनल का इन डेज 16 भी तैयार कर रहे हैं। हल्का सा चेंज है, वहां जाके थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बात खत्म, आगे पढ़ो, लेकिन उसकी फीस अलग से, सब याद रखना, ये कार्डवा नहीं चलता। आइटम ऑफ 20% और मेहनत करो, सीए फाइनल के अकाउंट रेडी, अगर इंटर आपने ठीक से पढ़ा है तो सिर्फ 20%। आ जाओ, आइटम ऑफ पीपी that qualify for recognition should be measured at cost only। इसका मतलब है इनिशियल मेजरमेंट रिवैल्यूएशन पे नहीं होगा। जिन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा है वो ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे इस बात को। एक एसेट 50 लाख की थी, लेकिन उस आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको पैसा जल्दी चाहिए था, उसने मुझे 35 लाख में बेच दिया। मैं अपने बुक्स में 50 पे लिखूंगा कि 35 में। A10 का पहला इलस्ट्रेशन, एक एसेट की फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू समझते हैं, जितने में वो बिकना चाहिए। उस आदमी को मजबूरी थी, सेलर वाज इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस समझते हो, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, है ना। हमने परचेज कर लिया, भाई कहा कि देखो भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, 40 लाख हैं, बोला दो 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 भाई, मेरे बेटे का ऑपरेशन होना है। अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है परचेजर की बुक्स में, बताइए परचेजर क्या लिखेगा, 50 या 40? क्यों 50 की है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपी अकाउंट डीआर 50, टू बैंक 10 सॉरी 40 और टू प्रॉफिट ऑन परचेज। और एक एंट्री ये भी हो सकती है, पीपी 40 टू बैंक 40। कौन सा सही है? असल में एस आई इसी बात के लिए है कि हम सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग ना करें। अब ये अकाउंटिंग अगर आपने करी तो ये नॉट एज पर A10 है, यही एज पर A10 है, जबकि पढ़ने में लगता है कि ये भी तो ठीक ही है। 50 की चीज 40 में खरीद ली या 30 में खरीद ली, चीज तो 50 की है, वैल्यू तो 50 की है, ठीक है। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं ये गलत है? 50 की तो एसेट फेयर वैल्यू है, हमने 40 में खरीदी, तो ये एंट्री गलत कैसे हो गई? A10 क्या कहता है? आ जाओ A10 की बात करते हैं। सबने लिख लिया? ये लिखो भाई, ऑनलाइन सबने लिख लिया? आ जाओ देख लेते हैं ये बात भी। बोले बेटा, देखो अब यहां क्या लिखा है, आइटम दैट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन शुड बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। क्या बेटा यहां लिखा है विच एवर इज लोअर, आई NRV फेयर वैल्यू हायर, तो जो लिखा है चुपचाप वही मानना है। NRV क्यों नहीं लिया?
क्योंकि हमने सेल के लिए थोड़ा ना रखा है, ये तो हमने किसके लिए रखा है, यूज के लिए। फर्क समझिएगा, वो था सेल के लिए और ये था, पढ़िए तो क्या लिखा हमने यहां पे, सेल है कि यूज है। तो जब मुझे बेचना ही नहीं है तो मुझे इसके एनआरवी से क्या मतलब है। जब मुझे इस चीज को बेचना ही नहीं है, भाई ये एसी मैंने बेचने के लिए थोड़ा ना खरीदा है, ये टेबल मैंने बेचने के लिए थोड़ा ना खरीदा है, तो इसमें एनआरवी क्यों आएगा। इसीलिए एस2 में एनआरवी कॉस्ट विच एवर इज लोअर था, लेकिन तो बेचना ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या रूल है, ओनली कॉस्ट। आपने अगर पढ़ा हो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजरमेंट के 4 बेस थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रिलेशन कॉस्ट और इकोनॉमिक वैल्यू, है ना। उसमें सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता था, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो एस10 आज भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पे है, जो कहता है इनिशियल मेजरमेंट किस पे होना है, किस पे होना है, कॉस्ट पे होना है। सबको ये बात क्लियर हो गई। अब चलो, अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 3 में किसी को दिक्कत, 1 2 3 ठीक है, एक दिन बेटा 2 पन्ने पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज अपनी होनी चाहिए। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पैरा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, नंबर 4 से। कहता है कॉस्ट का मतलब क्या है, डिफाइन होना चाहिए। जैसे एस2 में भी कॉस्ट का मतलब डिफाइन था, कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट, याद है किसी को, कन्वर्जन कॉस्ट, अनदर कॉस्ट नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, करंट लोकेशन एंड कंडीशन, याद आया किसी को, दिखा देता हूं। कंपैरेटिव स्टडी करो बेटा, काफी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट का मतलब क्या है, वहां भी कॉन्सेप्ट नंबर 4 ही था। ये इसका नहीं है, ये किसका है, परचेज, कन्वर्जन, अदर, नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, करंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये तो सबको याद होगा, आज टेस्ट है, याद होना भी चाहिए। कल करा था रिवीजन, गुड, वेरी गुड। सुनो, तो यहाँ कॉस्ट का मतलब है कैश और कैश इक्विवेलेंट। जैसे अपने आईफोन के बदले कैश दिया चाहे किडनी दी, वो भी कैश इक्विवेलेंट है। और फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन गिवन अप, या कुछ और आपने दिया, टू एक्वायर एन एसेट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, उसको खरीदने या उसको बनाने में। और जहां एप्लीकेबल है, द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू दैट एसेट व्हेन इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई और भी एस आएगा, अगर वो भी कुछ अमाउंट बताएगा तो उसकी बात करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे एस16, अभी तो नहीं पढ़ा है, बोरोइंग कॉस्ट। वो कहता है कि अगर कोई लोन आपने लिया है किसी एसेट के कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो उस एसेट के कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, 16। इसी तरह से कोई और, मान लीजिए आप एस पढ़ते हैं और उस एस के अंदर कोई बात लिखी, जैसे एस 11 हम लोग पढ़ेंगे, खास परिस्थितियों में फॉरेन एक्सचेंज का चेंज भी फिक्स एसेट में ऐड होता है, खास परिस्थितियों में। एस 14 पढ़ेंगे, वहां भी कुछ इस तरह की बात है। एस 19 पढ़ेंगे, लीज अकाउंटिंग, वहां भी कुछ इस तरह की बात है। तो कुछ और एस कुछ और कहता है तो मैं मना नहीं कर रहा। किसी ने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा हो, अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिटर्न हो जाए तो भी एसेट में ऐड होता है, किसी को पता हो तो। अब वो तो एस 10 में नहीं बोला गया है, तो इसलिए एस 10 कहता है कि देखो भाई, जो चीज आपने दी है ना एक्वायर करने के लिए, गिवन अप का मतलब क्या होता है, कैश दिया हो, काइंड दिया हो। जैसे मान लो कार के बदले कार दे दिया, कार के बदले ज्वेलरी दे दी, कार के बदले जमीन दे दिया, तो क्या वो कॉस्ट नहीं है। तो कैश दिया हो या कुछ और चीज दी हो, ठीक है ना, वो ये तो हो गया ए नंबर। और इसके अलावा कोई और अमाउंट किसी और एस के अंदर लिखा हो तो वो भी ले लेंगे। बहुत सारे एस हम लोग पढ़ेंगे, एस 11 है, एस 28 है, एस 19 है, यही सब कुछ एस हैं जो बताते हैं कि भाई चीजें हमें ऐड करनी है। ठीक है, अभी बात नहीं करनी, लेकिन जब वो कहेंगे तब की हम बात आपसे करेंगे। लेकिन ये मजा नहीं आएगा, मजा आपको इसमें आएगा जब उसको डिटेल करा जाएगा। कहता है कि कॉस्ट कंप्राइज 3 थिंग्स। पहला, परचेज प्राइस, दैट इज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी। सुना बच्चों ने,
नॉन रिफंडेबल परचेज, टैक्स आफ्टर एडजस्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। इस बात को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। एक इलस्ट्रेशन लिखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, और ये इलस्ट्रेशन है कॉन्सेप्ट नंबर 4 का। मान लीजिए एक इनवॉइस प्राइस तय हुआ है बेटा ऑफ मशीन 15 लाख। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है, सुना है कभी ट्रेड डिस्काउंट? सामान खरीदने के लिए लोग ऑफर करते हैं 10%। 10%। आपको जीएसटी नाम सुना आपने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो है 12% ऑफ। मैं सीधे 12% लिखता हूं, चलो नेट इनवॉइस लिख देते हैं, नेट इनवॉइस प्राइस। बताइए, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एसेट। बोलिए भाई, इनवॉइस प्राइस कितना है? पहले जीएसटी लगेगा कि पहले ट्रेड डिस्काउंट? जीएसटी वाले सर आपको पढ़ाएंगे कि पहले तो जाएगा डिस्काउंट। बोलिए कितना हुआ? 13,50,000। अब इस पे हम जीएसटी लगाएंगे 12%, और जीएसटी हमेशा इसका लगेगा। बोलिए बेटा, अरे ये कितना हो रहा है? तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हुई? सब लोग लिखिए, 15,12,000। अभी थोड़ा चेंज करने वाला हूं, लिखिए। भाई ऑनलाइन सबने लिखा? अब थोड़ा मैं क्वेश्चन में चेंज करूं, सेम क्वेश्चन है, लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, फिर से लिखिएगा। इनवॉइस थोड़ा बदल देते हैं, 18 लाख। जीएसटी 18%, नहीं ट्रेड डिस्काउंट 5%, जीएसटी 18%, लेकिन यहां लिखा है इनपुट क्रेडिट अवेलेबल। आपको जीएसटी वाले सर पढ़ाएंगे कि अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या कोई मशीन खरीदते हैं उस पर जीएसटी देते हैं, तो जो फिनिश गुड्स बना के बेचेंगे तो उस पर जो जीएसटी होगा उसमें ये जीएसटी जाके सेट ऑफ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। कभी सुन रखा हो आपने? नहीं तो जीएसटी वाले तो खैर बहुत दिन पढ़ाएंगे, यही पूरा महीना। टैक्स वाले सर बताएंगे, मैंने तो छोटा मोटा बताया है, लेकिन टैक्स वाले इसके सारे रूल, कथा, कहानी सब कुछ बताएंगे। इसके पीछे कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। असल में ना जो सामान बनता है ना, अगर उस पर नहीं इनपुट क्रेडिट बहुत महंगा हो जाएगा। अब देखो फिनिश गुड्स को भी आपने टैक्स ले लिया, रॉ मटेरियल पे भी टैक्स ले लिया, मशीन पे भी टैक्स ले लिया,
तो बेचारा जो इन क्या बोलते हैं कंज्यूमर है, उसके पास पहुंचते पहुंचते सामान बहुत महंगा हो जाएगा। तो सरकार थोड़ा सा मदद करती है, बोलती है ऐसा है कि जो रॉ मटेरियल या मशीन पे आपने जीएसटी दिया है, सब लोग सुन रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट के जीएसटी से उसको कम कर देना। इस बात को पहले समझ लीजिए। ये देखो बेटा मशीन है, ठीक है, और ये रॉ मटेरियल है। जब दोनों जमा करेंगे तभी तो फिनिश गुड्स बनेगा बेटा, ठीक बात है। और ये सेल करेंगे। अब मान लीजिए इस पे 18% जीएसटी है, इस पे 18% जीएसटी है, इस पे 18% जीएसटी है, तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो 5 लाख का हमने ये खरीदा, उस पर हमने 18% दे दिया। 10 लाख का ये खरीदा, उस पर 18% दे दिया, ठीक है। अब जो सामान अब बेच रहे हैं उस पर एक तो ये वाला 18%, एक वाला ये 18, ये 18। कस्टमर को तो देखो हर आदमी अपने घर से थोड़ा ना देगा, कस्टमर को चिपका के ही देगा। तो सरकार कहती है नहीं यार, ये कस्टमर के साथ बड़ी नाइंसाफी है, वो तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अब मजे की बात ये वाला 18% और इस पे जोड़ के लग गया, और इस पे जोड़ के लग गया। तो हुआ कि देखो अगर फिनिश प्रोडक्ट में मान लो तुम्हारा टैक्स बनता है 10 लाख, और इस पे तुमने दे रखा मान लो 2 लाख, इस पे तुमने दे रखा है 4 लाख, तो जानते हो क्या करोगे? ये वाला 2 लाख, ये वाला 4 लाख घटा के और कितना पे कर देना? 4 लाख। इसी को बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। इट इज नोन एज इनपुट। अब मैंने तो बड़े सिंपल तरीके से बताया है, लेकिन टैक्स वाले जब बताएंगे तो पूरी सेक्शन पढ़ाएंगे, इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे। अभी मैं तो इतना लॉजिक बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट क्या बोलते हैं, कंज्यूमर पे बर्डन बहुत ही ज्यादा ना हो, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है। कैसे महंगाई बढ़ती है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। चलो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बिट्टू के स्कूल में, बच्चों के स्कूल नहीं होता है, उसमें हुआ कि भाई देखो फोटो, आई कार्ड के लिए फोटो खिंचवाना है सभी बच्चों का, तो उसमें ना 50-50 रुपए लगेंगे। सभी बच्चे 50-50 रुपए कल लेके आना। अब बिट्टू प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि बताओ ये टीचर हमें लूट रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं हमें। तो फोटो वाला 20 रुपए देते होंगे फोटो वाले को, 30-30 रुपए सभी बच्चों के बचेंगे, और टीचर्स के रूम में बताओ क्या होगा? पार्टी होगी, समोसे आएंगे, जलेबी आएगा, हमें कोई पूछेगा भी? तो बच्चों को तो लूट रहे हैं ये लोग। बिट्टू घर गया, अब टीचर ने बुलाया तो क्या करे, मम्मी को बताया कि मम्मी 200 रुपए मंगवाए स्कूल वालों ने, फोटो लगाना है फोटो, ठीक है। मम्मी ने फिर गाली दिया, बड़े टीचर कमीने हैं, हरामी है, बदमाश हैं, ये तो लूट रहे हैं बच्चों को, बताओ हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, ये वो 10 तरह की गालियां। मैडम लिपस्टिक इसीलिए लगा के घूम रही होती हैं, है कि नहीं टीचर। बिट्टू के पापा आए, उनको बोला बिट्टू के पापा स्कूल में 500 रुपए मंगवाया गया फोटो के। समझ में महंगाई कैसे बढ़ती है? ऐसे ही बढ़ती है, कैश कार्डिंग इफेक्ट। सबने अपना अपना, पहले तो टीचर ने कमाया, फिर बिट्टू ने कमाया, फिर बिट्टू की मम्मी ने कमाया, लूटा तो बेचारा बिट्टू का पापा, क्योंकि बिट्टू उसी गलती का नतीजा है, यही कारण है। तो बस बड़ी सिंपल सी बात है, भुगतो अब सजा। तो इसी तरह से बेटा यहां भी है, समझिए यहां भी बिल्कुल इसी तरह से है। और इसीलिए इनपुट क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर इनपुट क्रेडिट है तो यहां पे आपने पे किया, यहां आपको रिफंड मिल गया, तो क्या सही में कॉस्ट हुआ? सही में कॉस्ट हुआ। आप लाइब्रेरी जाते हैं, 500 रुपए दे के किताब लाते हैं, फिर किताब आपने लौटा दिया, आपको 500 रुपए मिल गए, तो क्या कहें वो सही में कॉस्ट हुई? तो जो चीज रिफंड हो जाए, जो चीज एडजस्ट हो जाए, वो कॉस्ट नहीं होती। इसीलिए एस में क्या लिखा है, देखो नॉन रिफंडेबल, देख रहे हो, इसका मतलब रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। जो नॉन रिफंडेबल है बस वो लेना है, और ट्रेड डिस्काउंट रिबेट तो खैर घटाना ही है। हाँ बेटा जी, फिर से बोलो। हाँ, पर्सनल यूज करते हैं, हाँ ठीक है। हाँ चलो मान लो कि वो सोलर पैनल दे दिया, हाँ हाँ, किस में माइनस होगा?
जो आपकी मशीन है पर्सनल, क्या पर्सनल अकाउंटिंग नहीं होती, वहां जोड़ेंगे। बिजनेस को क्या मतलब है उससे? अरे तो आप कह रहे हैं कि मैंने घर के लिए कोई एसेट खरीदी, ग्रांट मिला तो घर के पैसे से लौटाओ, व्यापार क्या करेगा इसमें? ये तो आपने पढ़ा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप अलग है और आपका बिजनेस अलग है। आपको क्या मतलब है, घर के वाले को बिजनेस से मतलब नहीं, बिजनेस वाले को घर से नहीं, तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। सुनो इधर, तो अब मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में बेटा करके दिखाओगे मुझे, बताओ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट। अब बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा साहब, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देंगे। चलो करके बताओ। 18 लाख, 5%, 1710, जीएसटी नील और नेट इफेक्ट बताओ। उम्मीद है मेरे बच्चों ने दोनों बातें सीख ली, अगर इनपुट क्रेडिट हो और ना हो। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा सबने? ऐसे ही 5-10 इलिस्ट्रेशन कराऊंगा, पूरा एस कवर, लेकिन एस बड़ा है, कम से कम 4 क्लास लगेगी। मैं देख रहा हूं कितना पेज है, 20-21 पेज है, 25 पेज है, तो डेली 6 पेज से ज्यादा हो नहीं पाएगा, 4 पेज से ज्यादा। और ऊपर कर दूं बेटा? लो भाई लो। चलिए आपका टेस्ट रेडी हो गया, मैं जरा चेक कर लूं। ग्रुप में अभी भेज दूं? 5 बजे तो भेजूंगा ही, क्या परेशान हो रहे हो? सही है मैम, सही है। हो गया बालक? तो बोलिए, पहली लाइन सबको समझ में आई? कॉस्ट में क्या शामिल करना है, बुलंद आवाज? परचेज प्राइस। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। पहले वाला का रिजल्ट कब चेक करोगे? देविका बेटा कहाँ रहते हो? पहले वाले का रिजल्ट आ भी गया मेरे हाथ में, आज मैं अनाउंस करूंगा और प्राइज भी मिलेगा आपको, और क्या बोलते हैं, कॉपी भी बट गई। भरत भाई वो प्राइज बच्चों का मंगवा दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ भाई। आंसर भी हो गया होगा, कल आ गया था बेटा, कल या परसों आ गया था देविका। सॉल्यूशन किस पर भेजा है? सॉल्यूशन किस पे भेजना है? ऐप पे, हमेशा ऐप इस्तेमाल कीजिए। चलो आ जाओ, जो बच्चे भी ऐप में नहीं जुड़े हो ऐप में जुड़वा लीजिए। इधर पढ़िए, देखिएगा। नंबर 2, एनी कॉस्ट directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operation in the manner intended by management। इसमें मेरे 4 बातें हैं, मुझे पता नहीं चारों में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कलरफुल है, इंद्रधनुष है ये। कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट, इसकी क्या खूबी होनी चाहिए? पहली खूबी, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। किस चीज से? एसेट को उसके करंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में। लेकिन खर्च ऐसा होना चाहिए जो एसेट के लिए जरूरी हो। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जरूरी हो, टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेशन इन द मैनर इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट। ये मैनर इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 2-4 पहले एग्जांपल देता हूं, फिर उस पर फोकस करूंगा। जैसे आपने जो सामान खरीदा ना बेटा, अपना मशीन, वो खरीदा जयपुर में, फैक्ट्री आपकी नोएडा में है, तो क्या बेटा ट्रक से लाओगे?
ट्रक वाला फ्री में ला देगा, 5-10 हजार रुपये भाड़ा हो सकता है, वहाँ 500 रुपये लादने का, यहाँ 500 रुपये उतारने का, ये भी खर्चा है, बड़ा मेजर खर्चा है भाई ये, हाँ या ना। अब सुनो, यहाँ पे आए तो थोड़ी फाउंडेशन बनानी पड़ी, जिसके ऊपर मशीन रखेंगे, वरना मशीन बहुत भारी है, जमीन में धंस जाती है, खराब हो जाती है। फाउंडेशन बनाने में लेबर को बुलाया, मटेरियल लगाया, 20 हजार रुपये और लग गए। और बताओ सर, ऑनलाइन वाले को प्राइस पेटीएम कर देना। नहीं बेटा, ऑनलाइन वालों का प्राइस नहीं है, आपको हम प्राइस का फोटो भेज देंगे बेटा, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन है। चलो ध्यान दो, तो ध्यान दो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देखो, जो भी रेडी टू यूज होने में खर्च होना, वो सब आएगा। अब मैनर की बात करता हूं मैं। देखो, किसी आदमी के लिए ना, जैसे हमारा जो पहला घर बना था गांव में, वो मिट्टी का घर बन गया, छप्पड़ है, मैं धूप से बचाता था, हमारा एयर कंडीशन घर था वो, ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्म, एयर कंडीशन। अब ठंडी में खूब ठंडी लगती थी, क्योंकि ऐसे ही था, हवा आता था, तो हम लोगों चट्टी नहीं होता बोरा, दरवाजे पे बोरा लगाया जाता था ताकि ठंडा ना आए, और हम भी सोते थे, हमारी बकरियां भी सोती थी। यस सर, गांव में तो सब बड़े प्यार से, कुत्ता भी आके बगल में सो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शहर थोड़े ना है, शहर में जानते हो लोगों में दया नहीं है। शहर में ना बड़े बड़े बंगले हैं, सब अपने अपने घरों में सोते हैं, अपने अपने रूम में सोते हैं। कोई इधर कहाँ रहा हो ना, तो दूसरा बोलता मरने दो साले को। भाई भाई की ये बात बता रहा हूं, ये मर जाता तो पूरा बंगला मेरा हो जाता। पता है दीवारें कहाँ होती हैं? जहां दिलों में दरारें होती हैं, तभी बेटा दीवारें होती हैं। हमारे घर में, मैं याद है, सुनो ना, घर में याद है कि मतलब ऐसे ही पुआल, पुआल समझते हो, जो धान का नहीं होता, धान का पुआल पहले डाल दिया जाता है ठंडी में। हम लोग जाते थे दिवाली के समय में, ज्यादा समय तो मैं शहर में ही रहा हूँ, लेकिन गांव में मैं कभी जाता था अपने घर, तो ज्वाइंट फैमिली थी, बाबा जी के 2 भाई थे, उनके सब बाल बच्चे सब मतलब से हमारे साथ के सब, तो हम लोग, हमारी जनरेशन में 10-15 हम लोग भाई बहन थे। हाँ, सबकी उम्र मोड़ा 2-4 साल ऊपर नीचे रही होगी, मान लो मैं 15 साल का था तो कोई 2 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का था, प्लीज ना, तो 4-5 चाचा लोग थे, और बुआ लोग भी आ जाती थी होली दिवाली में, तो 10-15 बच्चे। और मजे की बात, कोई अगर मान लो किसी बच्चे को उसकी मम्मी उठा के ले भी जाए, तो कमीना भाग के फिर यहीं आ जाता था। शादी ब्याह में देखा हो ना, बच्चे बच्चे के पास ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे सोता कोई नहीं, एक दूसरे को लात मार रहा है, कुछ गाली दे रहा है, कुछ, लेकिन उसका मजा ही कुछ और है। तो वो पुआल होता था, पुआल के ऊपर एक चटाई डाली जाती थी, चटाई 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 के ऊपर बहुत सारी गद्दियां होती थी, गंदा भी हो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर, हाँ, जो भी गद्दी हो उसके अंदर सब सो गए, फिर दादी माँ ने ऊपर से फिर कंबल वंबल जो भी बिछा दिया, उसी में 2-4 ने सुसु भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलता था, जो सुसु के लात मार के उधर भेगो, ठीक बात है कि नहीं, लेकिन उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन फ्री सो रहा है। तो देखो, ये होता था, 15 लोग हम लोग एक कमरे में सोते थे, और मुझे आज भी वो पल सबसे हसीन लगता है। आज हमारे पास घर है, बड़ा घर है, सब कुछ है, लेकिन वो पल नहीं है। चलो जो भी है, तो कैपेबल की बात होती है, हमारे लिए वही कैपेबल था। वो मिट्टी को हम लोग गाय के गोबर से लीप देते, तो हमें लगता था मार्बल है। सही बता रहे हैं? चलो, मोतिहारी में घर बना तो नॉर्मल प्लास्टर था, दिल्ली में घर बना तो शायद 300-400 रुपए वाला मार्बल लगा, तीनों कॉस्ट है। दिल्ली वाले में 400 रुपए भी जरूरी था, बताइए क्यों? अरे हमारे बगल के घर वाले ने 600 रुपए का मार्बल लगा रखा है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक बार मेरे बच्चे की बगल वाले बच्चे से लड़ाई हो गई, बेटे की, छोटा था अभी, 8-10 साल का रहा होगा। अब बगल वाले बच्चे ने बोला मेरा टीवी बढ़िया है। बोला क्या बात कर, मेरा टीवी बढ़िया है? मेरे बेटे ने बोला जोश में। बोला मेरी साइकिल बढ़िया है। बोला नहीं, मेरी साइकिल बढ़िया है। मेरी पापा एक कार बड़ी है। बोला पागल है, चल दिखाता हूँ, मेरे पापा का और बड़ी कार है। मेरा घर बढ़िया है, मेरा घर बढ़िया है। लेकिन बाद में मेरा बेटा हार गया, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र चल दिया। उसने बोला मेरी मम्मी अच्छी है।
अरे सुनना, अभी बात तो मैंने कही नहीं। मेरा बेटा इसलिए हार गया, उसने बात तो सही करा, मेरे पापा भी बोल रहे थे यार, ठीक है कि नहीं, कि तुम्हारी मम्मी अच्छी है। चलो ध्यान दो, लेट्स सी। तो मेरा बेटा अपने चलते नहीं आ रहा, मेरे चलते हार गया। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिए। तो मैनर इंटेंडेड, ये बेहद जरूरी है। मैं देखो अभी इस उम्र में स्कूटी खरीदता हूं, तो मैं जब ये नया, आपने देखा होगा मैंने स्कूटी ली है अभी, तो मैंने स्कूटी वाले को यही बोला, अपने अतुल जी गए थे खरीदने, मैंने कहा देखो सबसे बेसिक मॉडल जो होगा ना, सबसे बेसिक मॉडल वो लेना है, और बस 2 शीशे लगाने हैं और पीछे मडगार्ड लगा देना है, दैट्स ऑल। तो ये सब करके 92,000 रुपये में स्कूटी आ गई। लेकिन शुरू में जो उन्होंने प्लान बताया था, वो स्कूटी का हायर वर्जन 1,20,000, उसके बाद से ये वाला शीशा, वो वाला शीशा, ये वाला स्टिकर, प्यूमा का स्टिकर, एकदम जहाज का, फाइटर का स्टिकर, अब ये सब लगा के हो रहा था 1,40,000। मैंने कहा 1,40,000 नहीं चाहिए, अब मैंने कौन सा फाइट करना है, चुपचाप घर जाना है और घर से यहाँ आना है। ठीक बात है कि नहीं? आगे मैं खुद ही देख लेता हूँ, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बड़ी सीधी बात है। नहीं, नजर से ज्यादा दिखता नहीं ना, जो रेंज में देख ही लेता हूँ मैं, दूर कहाँ तक देखूँ मैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखो मेरे लिए क्या था, मेरे लिए 92,000 ही कॉस्ट है, लेकिन आपके लिए एकदम आगे शीशा, म्यूजिक, अलग तरह का साइलेंसर, आपके लिए वही कॉस्ट है, क्योंकि आप उस तरह से यूज करना चाह रहे हैं और मैं इस तरह से। तो अपने लिए जो कैपेबल है वो जरूरी है। मैं कह रहा हूं घर की कोई लिमिट नहीं है, घर बेटा 1,000 रुपये स्क्वायर फीट भी बनता है, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट भी बनता है, शायद आप जानते होंगे, दोनों घर ही है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों घर है। तो आप कैसे इंटेंड करते हैं वो जरूरी है। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है कि नहीं? सर मैं ऑफलाइन हूं इसलिए आज नहीं आ पाई, 5 बजे तेज दिन आ सकती हूँ, बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली attributable खर्चे to bring the asset in current location and condition, capable of operation, necessary for the manner intended by management। आइए मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा, तब 3 नंबर पढ़ाऊंगा, कुछ एग्जांपल हो जाए। आपने कुछ वर्कर को प्लांट मशीनरी बनाने में मजदूरी दी है, जैसे फर्नीचर बनाने में आपने बढ़ई को 10,000 रुपए दिए, शामिल होगा? बिल्डिंग बनाने में आपने मिस्त्री को 2 लाख रुपए दिया, शामिल होगा? साइट प्रिपरेशन होता है, जगह की प्रिपरेशन करने में आपने पैसे दिए, इनिशियल डिलीवरी भाड़ा दिया, हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब लोडिंग और अनलोडिंग के चार्ज दिए, शामिल होगा? जनरेटर को छत पे चढ़ाने में 5,000 रुपए दिए, शामिल होगा, क्योंकि छत पे चलना है जनरेटर। इनिशियल इंस्टॉलेशन और असेंबली, उसने आके सब फिट फाट कर दिया, इसका 5,000 रुपए लेके गया, शामिल होगा? प्रोफेशनल फीस, आपने आर्किटेक्ट की मदद ली थी घर का नक्शा बनवाने के लिए, 20,000 रुपए उसने लिए, शामिल होगा? आर्किटेक्ट शामिल होगा? आगे आइए, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं, जैसे आपने सुना हुआ ट्रायल रन, कई सारी चीजें जब आती हैं बेटा तो उसको पहले ट्राई करके देख लेते हैं, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेट्रो, मेट्रो बनता है तो मेट्रो बनने के बाद पब्लिक को नहीं बिठाते, जिन इंजीनियर ने बनाया पहले उसको बिठाते हैं, और मेट्रो को खूब जोर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच होता है उस पर चलाते हैं 10 दिन, देखते हैं कि सही जगह ब्रेक लग रहा है कि नहीं, स्टेशन पे सही रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, पटरी कहीं खटखट तो नहीं कर रही, पूरा मतलब चेकअप करते हैं, क्योंकि एक बार मेट्रो खुल जाए तो फिर हजारों लोग बैठते हैं, कोई बात हो जाए तो बड़ा नुकसान हो, तो इसीलिए उन इंजीनियर को बिठा के पहले ट्रायल रन करवाते हैं 10 दिन। क्या उस दरम्यान खर्च नहीं हो रहा? इंजीनियर की सैलरी जा रही है, बिजली जा रहा है, खर्चे तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें बताइए हम शामिल कॉस्ट में, अभी रेडी नहीं हुआ ना, रेडी फॉर यूज के लिए ट्राई भी जरूरी है कि नहीं है, तो रेडी फॉर यूज के लिए ट्रायल रन भी जरूरी है, आप शामिल करेंगे। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, कई बार मान लो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, ट्रायल रन हो रहा है, किताबें छाप रहे हैं, बेच दे रहे हैं, और रद्दी में तो बिक जाता है ना। अब ट्रायल रन करने मान लो 50,000 रुपए लगा, और जो प्रोडक्शन बना वो थोड़ा कम दाम करके 10,000 में बेच दिया, तो बोलो ट्रायल का कॉस्ट कितना मानेंगे, 50 की 40?
पढ़िए, ठीक से पढ़िए। तो आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग of the item produced while bringing the asset to the current location and condition. करंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में जो भी खर्चा है, हम सब उसे ट्रायल रन में शामिल करेंगे, घटा के, बस वो घटा के करेंगे। तो इतनी सारी चीजें शामिल करनी, याद रहेगा बच्चों को, लेकिन लगे हाथ पढ़ लो क्या नहीं शामिल करना है। सुन लो, इनॉग्रेशन कॉस्ट शामिल नहीं करना। लॉजिक सुनिए, असल में माना जाता है इनॉग्रेशन कॉस्ट प्रचार प्रसार का माध्यम है। जैसे एग्जांपल, आपने एक जिम एस्टेब्लिश किया, लेकिन जिम ऐसे खोलो तो कोई जानता नहीं है, तो आपने कोई इलाके में मिस्टर इंडिया हो, कोई बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर हो, या चलो शिल्पा शेट्टी को बुला लिया, सेलिब्रिटी हैं, अब वो आएंगी तो जिम की चर्चा चलेगी, चलेगी चर्चा, ज्यादा मेंबरशिप बढ़ेगा। लेकिन शिल्पा शेट्टी जी 20 लाख रुपए ले गई, क्या जिम की मशीन में कैपिटलाइज किया जाएगा? एस कहता है वो तो प्रमोशन कॉस्ट है, वो जरूरी नहीं था, आपका मशीन तो रेडी था यूज के लिए, अब आप पूरे पेपर में ऐड दो, हमें क्या। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन याद होगा इन्वेंट्री में भी शामिल नहीं होता था, दिखा दूं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री की कॉस्ट में भी शामिल नहीं होता था, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 8। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी शामिल नहीं होगा। आगे पढ़ो, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कि सैमसंग कोई नया मॉडल पेश कर रहा है टीवी का या एसी का या मोबाइल का, क्या उसका वो ढेर सारा प्रचार करता है? 15 दिन पहले से ही प्रचार आने लगता है, क्या उसको कैपिटल में, क्या उसको एसेट में शामिल करें? क्योंकि प्रमोशनल एक्सपेंस है। कंडक्टिंग ए बिजनेस फ्रॉम न्यू लोकेशन, जैसे सपोज करो दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई दिल्ली में कोचिंग नहीं चलेगी, हो सकता है बैन कर दिया, तो पास में नोएडा, हम लोग नोएडा शिफ्ट कर गए। अब ये सारा तामझाम उठा के ले जाना पड़ेगा, बोर्ड बैनर सब ले जाना पड़ेगा, और इसमें हमारा 20-25 हज़ार रुपये ट्रक का भाड़ा लग गया। अब बताओ भाई, ये भाड़ा हम एसेट में जोड़ दें? बोला कि भाई आपका लक्ष्मी नगर में तो चल ही रहा था, आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ भी चलेगा ही, ये खर्चा तो रेडी फॉर यूज के बाद का खर्चा है, तो रेडी फॉर यूज के बाद के खर्चे में शामिल थोड़ा ना करने हैं। सुनो, स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट शामिल नहीं होगा, जैसे एक बड़ा स्पेशल मशीन खरीदा 10 लाख का, स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाई 10,000 की, स्टाफ की ट्रेनिंग पीएल में जाएगी, क्योंकि मशीन तो रेडी फॉर यूज था, वो आपकी प्रॉब्लम है आप उसे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहे नहीं देना, मशीन की वैल्यू थोड़ा ना बढ़ जाएगी, तो इसलिए ट्रेनिंग कॉस्ट भी शामिल नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी जनरल या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जैसे मान लो अकाउंटिंग हो रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है, शामिल नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा मैनेजर है जो मशीन बन रही है या बिल्डिंग बन रही है वहां खड़ा है, वो अलग बात है, वैसे जनरल ओवरहेड इसमें शामिल। एग्जाम्पल देता हूं, सुनना ध्यान से। टॉपर्स का एक हॉस्टल बन रहा है, तो किसी ने बताया कि जर्मनी में कोई ऐसी मशीन आई है कि आप उसको नल में लगा दो टंकी में, तो नीचे पानी नहीं, मतलब पानी भरो लेकिन नीचे खोलो तो बियर निकलेगा। अब पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा हॉस्टल बने तो सीट हमेशा फुल रहेगा, बच्चे बियर से ही कूली करेंगे, ठीक बात है। तो इस काम के लिए अरविंद सर और राजीव सर गए जर्मनी, देखने गए मशीन कैसी है, अफवाह है, सही में काम करता है कि नहीं, क्योंकि मशीन महंगी थी 10 लाख की। हाँ बेटा, टॉपर्स का हॉस्टल है, गुरुकुल हम लोग उसको नाम नहीं देते, लेकिन 400-500 सीए तो बन ही गए उससे, लप्पू सा हॉस्टल है। छोड़ो वो हॉस्टल के बारे में नीचे पता करना, वो कभी खाली रहता ही नहीं है। चलो आ जाओ, 80 सीट है, और शायद ही हम लोगों ने कभी प्रचार किया होगा, आपने पूछ दिया तो मैंने बोला हॉस्टल है। हाँ मतलब टॉपर्स के बगल में है, लेकिन कम से कम अभी तक 500-700 सीए तो बने ही होंगे, कम से कम 2003 से है वो, आज 21 साल हो गया। कारण कुछ नहीं है, हम लोग और बच्चे को रखते नहीं, सीट खाली रहे तो रहे,
लेकिन अगर आप सीए नहीं पढ़ रहे हैं, सीएस नहीं पढ़ रहे हैं, सीडब्ल्यू नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस हॉस्टल में आपको जगह नहीं मिलेगी। बाकी हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम है, जॉब वाले को भी रख लेते हैं। अब जॉब वाला जो रात के 8 बजे आएगा तो वो तो अपना ही हिसाब सोचेगा, है कि नहीं? सिगरेट से गोला कैसे बनाएं, ठीक बात है कि नहीं? वो तो आपको ही बोलेगा, अरे बेटा कहाँ फालतू में, ये स्टेन बंद कर, कुछ नहीं है मैं बता दूंगा तुझे, मैंने दिया था 10 साल पहले सी इंटर का एग्जाम, आता है मुझे, बता दूंगा, बियर लिया बियर लिया। वो तो अपना ही बाजार करेगा, उसको तो मौज मस्ती चाहिए भाई। तो इसीलिए बाहर के हॉस्टल का माहौल और टॉपर्स के हॉस्टल के माहौल में थोड़ा सा फर्क है। चलिए, रूम के बारे में बेटा मैं नहीं बता सकता है, सब कुछ हेल्पलाइन पे पूछिए, अगर होगा तो बता देंगे, नहीं तो नहीं। आगे बढ़िए, सुनिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड शामिल नहीं होगा। लेकिन अरविंद सर जो हॉस्टल के लिए गए हैं और 2 लाख रुपए लग गए जर्मनी जाने आने में, भाई हवाई जहाज का भाड़ा ही बहुत है, 3-4 दिन में रहना खाना पीना भी हुआ। बताइए अगर वो मशीन खरीदी जाएगी तो उसमें 2 लाख शामिल होगा? होगा, क्योंकि वो जरूरी था मशीन को रनिंग कंडीशन में लाने के, वो होगा। ठीक बात है कि नहीं? तो क्या क्या शामिल होगा नहीं होगा, बच्चों को कुछ पता चला? फिर से पढ़ो, मेन कॉन्सेप्ट ये है, लाल पीला। चलो एक बार पढ़ो तो बुलंद आवाज। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, आवाज नहीं आ रही। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, लोकेशन एंड कंडीशन, टू कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तुम लोगों ने खरीदा कि नहीं अभी हाइलाइटर? कहा था मैंने, और कम से कम 2 कलर का रखो। गर्ल्स इस मामले में बहुत तेज है, बॉयज नहीं तो यहां कॉपी मांग के पढ़ते हैं, पेन देना, एक कागज देना, गलत बात है। ठीक है, देखो कागज मांग के पढ़ रहा है आ जाओ इधर आओ। ठीक है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट कैपेबल इन ऑपरेशन मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। और फिर से पढ़ो, एम्प्लॉय कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, याद रहेगा बच्चों को, प्रोफेशनल टेस्टिंग। हाँ बेटा, फिर से बोलो, कौन सा कॉस्ट? एक्सक्लूड, 4 चीजें एक्सक्लूड करनी है। सेकंड वाला है कि अगर एक कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें कितना भी खर्च करेंगे, दैट इज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड। जैसे मान लो टॉपर्स एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है, उसके लिए टॉपर्स ने खूब प्रचार किया, वो शामिल नहीं होगा। नंबर 6, टेस्टिंग समझते हो? टेस्टिंग जैसे मैं आपको बताता हूं, अरविंद सर घर में कुछ बिजली का काम कर रहे थे, अपनी पत्नी को बोला इधर आ, हाँ बता, तार को जरा पकड़ना। तार को पत्नी ने पकड़ा और कुछ नहीं हुआ, तो अरविंद सर ने कहा जाओ। बोला इसमें ऐसी क्या बात थी? बोले नहीं मैं चेक कर रहा था लाइट है कि नहीं और टेस्टर मिल नहीं रहा है, इधर आ, पकड़ दे किसको, मामला निपटाओ। ठीक है कि नहीं? तो यही बेटा टेस्टिंग समझ गए। तो एक्सक्लूड क्यों हुआ? देखो सुनो सुनो, टेस्टिंग एक्सक्लूड नहीं करना है, टेस्टिंग तो शामिल करना है। उसको अगर उस समय कोई प्रोडक्शन अगर हो जाए तो उसका जो खर्चा है उसको शामिल करेंगे। जैसे मान लो 50,000 रुपए हुआ और 10,000 रुपए उसको जो सामान रद्दी मद्दी बना बेच दो, उससे कुछ मिल गया, वो यहाँ पर कर देंगे, तो 50 करेंगे। आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ इनकट नहीं हो, मतलब ऐसे जनरल है, उसका कंस्ट्रक्शन से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। वो तो आएंगे, कहा नहीं मैंने कि अरविंद सर घूमने गए हैं, पता लगाने गए हैं, वो कोर्स शामिल होगी, वैसे वाली कोर्स शामिल नहीं होगी। चलो 4.1 आ जाओ भाई, मूड बना के, रेडियो। देखो भाई, एक एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड रुक जाओ, ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा टेक्निकल है ये, है कुछ नहीं, लेकिन पहले ये पढ़ो 4.5
आ जाओ भाई 4.5 मिला बच्चों को। नया प्लांट खरीदा है, कॉस्ट ऑफ प्लांट इतना है, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग इतना है, साइट प्रिपरेशन इतना है, कंसल्टेशन फॉर एडवाइस इतना है, इंटरेस्ट चार्ज किया डिफर्ड क्रेडिट इतना है। ओहो बेटा ये शामिल करना क्यों करना अभी पढ़ाऊंगा, तीसरा क्लॉज है अभी शामिल करना। डिसमेल्टिंग कॉस्ट अभी पढ़ाऊंगा, थर्ड नहीं पढ़ाया ना अभी। और ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, बताओ कितने पे कैपिटलाइज होगा। मैं समय देता हूं 4:02 या 3 मिनट, लिखो कॉपी में लिखो। सेवेंथ वाला नहीं होगा, चलो ये दो नहीं पढ़ाया, सेवेंथ वाला आपका रेडी फॉर यूज होने के बाद में है, तो क्यों होगा। हाँ बेटा, क्या प्रोविजन। हाँ बेटा, इंटरेस्ट चार्जेज, क्या इंटरेस्ट मैंने कहा था जोड़ने के लिए, तो फिर नहीं होगा दोस्त। चलो मैं बताता हूं, ये पक्का ऐड होगा, ये पक्का ऐड होगा, ये पक्का ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये इंटरेस्ट है, ये नहीं होगा, ये होगा बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग है। कितना आ रहा है 40, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं शामिल होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने शामिल करने के लिए बोला था क्या, मैंने क्या बोला था, रेडी फॉर यूज, इंटरेस्ट तो फिर बाद में होगा ना, मैंने कार खरीद ली, यूज कर रहा हूं, बाद में हो रहा है, तो क्यों शामिल होगा, लॉजिक भी है, बताऊंगा थोड़ी देर में। छठे का
सातवां, ये है कि मान लो कि मैंने एक मशीन खरीदी, बिजनेस शुरू किया, आपको पता है 2-4 साल तो लॉस होता ही है, कोई भी नया बिजनेस शुरू करो 2-4 साल लॉस होता है कि नहीं? तो आप कह रहे हैं कोई लॉस का हम प्रोविजन बना के और अपनी एसेट की कॉस्ट में जोड़ दें, क्या सही है ये? क्योंकि लॉसेज कब होंगे? जब एसेट रेडी फॉर यूज हो जाएगा तब, और हमें कौन सा लेना है? रेडी फॉर यूज तक के खर्चे लेने हैं, ये तो उसके बाद के खर्चे हैं, बाद के, और बाद के एक्सपेंसेस तो कभी भी शामिल नहीं होते ना। 6 वाला बताएं, थोड़ा सा रुक जाओ ना बेटा, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, थोड़ा जल्दी आ गया क्वेश्चन, ठीक है? अभी कर लो, 43 कर लिया, फिर लौट के इसको पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करो, ये करो, कराऊंगा बेटा। अभी केवल क्वेश्चन देखिए, मैं लिखने का तरीका बताता हूं कि नहीं? बताऊंगा ना, ये पढ़ो, हाँ ये पढ़ो। देखो एक मशीन खरीद रहे हैं हम, 3 महीना टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में, स्पेशल फाउंड्री बना रहे हैं, कॉस्ट फाउंड्री बनाने की 1,40,000, एक टेक्नीशियन लिया जिसको 45,000 पर मंथ देना है, तो 3 महीने में वो भी ले जाएगा 1,35,000। 1,58,00,000 की मशीन है, 50,000 ट्रांसपोर्टेशन है, 30,000 इंस्टॉलेशन है, कोई बताएगा टोटल अमाउंट? ठीक से बताओ। 1,58,80,000 गलत है, पहले खुद से करो, जैसा भी कच्चा पक्का कर सकते हो फिर मैं बताऊंगा। खूब रिलैक्स होकर करो। टेक योर टाइम, मैं समय देता हूं, जल्दी करना उचित नहीं होगा। 16:05 हो रहा है, मैं 8 मिनट तक करूंगा। आपकी बार कॉपी पे लिख के करो, करो तो आपकी बार कॉपी पे लिखो स्टेटमेंट बना के।
चलिए समय हो गया। अब ये क्वेश्चन नहीं, अभी समय तो नहीं हुआ, हो गया। अब ये क्वेश्चन मैं अपने तरीके से कराता हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, जाहिर है 5 नंबर का आएगा, तो हम लोग अपना जो तरीका अपनाते हैं बेटा ये कि पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। अब इसका प्रोविजन कहाँ से उठाएंगे, तो देखिए इसका प्रोविजन बेटा हम यहां से उठाएंगे, चेक कीजिए। पहले तो हमें प्रोविजन उठाना है, ठीक है। और ये है इसका प्रोविजन कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट में परचेज प्राइस शामिल होता है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट नेसेसरी टू बी कैपेबल इंटेंडेड एंड इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग। बस सबसे पहले तो ये आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए। हाँ, एज पर AS10 द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, शुरू करिए लिखना और यहां तक बेटा लिखिए। आप कहेंगे सर अभी देख के लिखने से क्या फायदा, तो पहली बार में आपको याद थोड़ा ना हो जाएगा। आप 5 क्वेश्चन में देख के लिखेंगे, फिर चीज अपनी हो जाएगी। चलो बेटा शुरू हो जाओ, लिखो तो पहले इसको। सभी लोग ऑनलाइन, सभी लोग पहले इसको लिखिए, फिर बात करेंगे। सबने लिख लिया इतना? ये पहली लाइन सबने लिख ली, दूसरी लिख ली, तीसरी लिख ली। अभी देख के कॉपी कीजिए, 2 3 4 लिखने के बाद अपने आप आपको आइडिया होने लगेगा। जैसे S12 में थोड़ा सा आइडिया हुआ था बाद में, बिल्कुल यहाँ भी होगा बेटा। ये तो शुरुआत है, अभी 4 क्लास बाकी है, 3 क्लास।
चलें बेटा आगे चलें। अब आइए नेक्स्ट। देयरफॉर in the given case following will be total cost of PP। अब हम लिखेंगे, देखिए पहला इनवॉइस प्राइस 1,00,000, ठीक बात है। ट्रांसपोर्टेशन तो ये कितना 50,000। फिर आइए प्रोफेशनल सुपरविजन, आर्किटेक्ट कॉस्ट बताइए कि फीस, और ऊपर आइए एक टेक्नीशियन के सुपरविजन कॉस्ट शामिल होगी, सुपरविजन कॉस्ट 45,000 पर मंथ है, कितने महीने चला, और कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन बताइए 41। और कुछ है बेटा जोड़ दीजिए। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 करोड़। कितने बच्चों का बिल्कुल सही आया था? अब आइडिया लग गया। अब सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन चलो और करते हैं, तब तीसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा। लिखना है, लिखिए बेटा। हाँ, सेम प्रोविजन